India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गुड़गांव प्रिंस हत्याकांड के नाबालिग आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का आदेश रहेगा जारी। बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को बालिग मानकर सुनवाई करने का फैसला सुनाया था। पीजी मेडिकल कोर्स आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सेवारत उम्मीदवारों के लिए 20% कोटा में हस्तक्षेप करने से किया इनकार। बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने से भी इनकार। दिल्ली नगर वार्डों के परिसीमन के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर। याचिकाकर्ता ने कहा, चुनाव में अल्पसंख्यकों की भूमिका खत्म करने की साजिश। परिसीमन रिपोर्ट बीजेपी आपकी मिलीभगत। दिल्ली में पटाखों पर बैन रहेगा बरकरार। बैन हटाने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने की रद्द। कहा, पटाखा बैन से जुड़े केस की सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कमेटी के फैसले को दी गई थी चुनौती। India Legal presents Courts Roundup. तो कोर्ट राउंडअप में बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से लागू होने वाले महाराष्ट्र में पीजी मेडिकल कोर्स में सेवारत उम्मीदवारों के लिए 20% आरक्षण की पुष्टि करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने से इनकार किया। कोर्ट महाराष्ट्र में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन में 20% इन सर्विस आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रहा था। मामले का मुख्य पहलू 26 सितंबर को एक सरकारी प्रस्ताव था जिसमें सेवारत उम्मीदवारों के लिए 20% तक सेवाकालीन आरक्षण प्रदान किया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने कहा कि एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने के बाद विचाराधीन सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया था। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वकील अभय धर्माधिकारी ने प्रस्तुत किया कि एडमिशन को नियंत्रण करने वाले नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य सरकार द्वारा जारी ब्राउचर के प्रावधानों में विशेष रूप से कहा गया है कि सेवाकालीन आरक्षण सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए ऐसे प्रस्तावों का पालन किया जाएगा। सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने तर्क दिया कि जिन छात्रों को पहले दौर की काउंसलिंग में एडमिशन दिया गया था वे कार्यवाही के पक्षकार नहीं हैं और प्रश्नगत सरकारी प्रस्ताव को कोई चुनौती नहीं है। 17 अक्टूबर को भारत सरकार ने सभी श्रेणियों में नीट पीजी परीक्षा में कट ऑफ अंक में 25% की कमी के लिए एक संचार जारी किया था। यह भी एक अन्य पहलू था जिस पर न्यायालय ने विचार किया। बेंच ने आदेश दिया, अदालत को इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि निर्णय के बाद यह संभावना है कि अतिरिक्त उम्मीदवार काउंसलिंग के बाद के दौर में भाग लेने के योग्य हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष और तृणमूल कांग्रेस के नेता माणिक भट्टाचार्य द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें शिक्षक नियुक्ति घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ की खंडपीठ ने माणिक भट्टाचार्य को अपने वकीलों से मिलने की अनुमति देने की याचिका भी खारिज कर दी। खंडपीठ ने कहा कि यह आवेदन उपयुक्त अदालत के समक्ष किया जाना चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 18 अक्टूबर 2022 को आदेश सुरक्षित रख लिया था। भट्टाचार्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि अदालत ने सीबीआई के मामले में भट्टाचार्य को संरक्षण दिया। उन्होंने अदालत को इस तथ्य से भी अवगत कराया कि भट्टाचार्य जांच में सहयोग कर रहे हैं।
रोहतगी ने बताया कि माणिक भट्टाचार्य के मामले में दायर रिमांड अर्जी को पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के साथ मिलाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भट्टाचार्य से एक पैसा भी वसूल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी यह कहा गया कि बड़ी मात्रा में राशि की वसूली की गई। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि यह स्वतंत्र एजेंसी द्वारा स्वतंत्र जांच है। उन्होंने यह भी बताया कि मामले में उच्च स्तरीय अधिकारी शामिल हैं। शिक्षक नियुक्ति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में माणिक भट्टाचार्य को 10 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसने उन्हें WBBPE के अध्यक्ष के पद से हटा दिया था, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा आदेशित सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन, अंकुश और वैभव जैन की जमानत के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। अंकुश और वैभव के वकील सुशील गुप्ता ने कहा कि सत्येंद्र जैन का मंगलमय तन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। सत्येंद्र जैन का कंपनी में कोई दखल नहीं था। कंपनी में जो भी फैसला लिया गया वो सब हमने किया। उन्होंने कहा कि ईडी के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि सत्येंद्र जैन का पैसों से क्या लिंक है। अगर लिंक साबित नहीं होता तो केस नहीं बनता है। अंकुश और वैभव की ओर से कहा गया कि लाला शेर सिंह ट्रस्ट से हमको जोड़ा गया। पूरा चार्ट मिसकंसेप्शन है। ट्रस्ट की ओर से जो पैसा हमारे पास आया वो भी सही तरीके से आया था। वहीं स्पेशल जज विकास ढुल ने कहा कि अगर कोई कैश जमा हुआ है तो इसके लिंक अपराध में दिखाने होंगे। साथ ही कोर्ट ने पूछा कि कंपनी को जो लोन दिया गया है वो बैंक से ट्रांसफर किया गया था। अंकुश और वैभव की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 8 और 9 तारीख को वैभव जैन को सत्येंद्र जैन के सामने बैठाकर पूछताछ की जानी थी। उससे पहले वाली रात को ईडी के अधिकारियों ने फोन कर उनसे कहा कि अगर तबीयत खराब हो तो ना आए। बावजूद इसके वो पूछताछ के लिए गए। ईडी के द्वारा वैभव जैन के सत्येंद्र जैन को आमने सामने बैठाकर पूछताछ नहीं हुई, क्योंकि सत्येंद्र जैन के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी थी, जबकि वैभव का बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के बयान दर्ज होना था। अगर सत्येंद्र जैन से अपने सामने वीडियो रिकॉर्डिंग पर पूछताछ करते तो सच सामने आ जाता और वीडियो रिकॉर्डिंग में पता चल जाता कि पैसा किसका है और किसको दिया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट के जिला जज ने ईडी की मांग पर जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही कोर्ट से मामला दूसरे कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया था। जिला जज के फैसले को सत्येंद्र जैन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने जैन की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट के फैसले को सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अब जैन ने अपनी अर्जी वापस ले ली है। दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के बाद वार्डों के परिसीमन के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के फैसले को चुनौती दी। याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार ने मूल अवधारणा और किए गए वायदों से अलग लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखकर परिसीमन रिपोर्ट बनाई, जिसमें वार्डों में जनसंख्या समीकरण का उल्लंघन है। केंद्र सरकार ने दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को अलग थलग करके नियमों की पूरी तरह से अवहेलना की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि परिसीमन में 22 वार्ड कम किए हैं, उसके लिए सभी 70 विधानसभाओं का स्वरूप बदलना किसी न किसी साजिश के तहत किया गया है। परिसीमन में दलित और अल्पसंख्यक बाहुल वार्डों में उनकी जनसंख्या को छिन्न भिन्न करके इन समुदायों को कमजोर करके इनके वोट के महत्व को खत्म करने की कोशिश की गई। साथ ही अल्पसंख्यकों की जनसंख्या को विधानसभा के अंदर इस प्रकार से समायोजित किया गया है ताकि ये समुदाय चुनाव में निर्णायक भूमिका न निभा सके। दरअसल केंद्र सरकार ने एमसीडी वार्डों के परिसीमन का नोटिफिकेशन जारी कर निगम में कुल वार्डों की संख्या 272 से घटाकर 250 कर दी, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
तो चुनाव में अल्पसंख्यकों की भूमिका को खत्म करने की साजिश बता रही है कांग्रेस। बढ़ते हैं आगे, पटाखों पर बैन की बात करते हैं। पटाखों पर बैन से जुड़े केस की सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई का हवाला देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में सभी तरह के पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगाए जाने के दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कमेटी के फैसले के खिलाफ यह याचिका दायर की गई थी। ग्रीन पटाखों की खरीद, बिक्री और भंडारण की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि यह मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में है और ऐसे में इस पर हाई कोर्ट का अलग से विचार करना उचित नहीं होगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायत के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाने के लिए स्वतंत्र है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पटाखों पर 1 जनवरी 2023 तक पूर्ण प्रतिबंध के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए बेंच के लिए इस पर अभी सुनवाई करना उचित नहीं। ग्रीन पटाखों के भंडारण और बिक्री में लगी 2 संस्थाओं द्वारा याचिका दायर की गई, जिसमें दावा किया गया कि डीपीसीसी के पास पूर्ण प्रतिबंध लगाने के दौरान हरे पटाखों को शामिल करने का कोई अवसर नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के आदेश के खिलाफ भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सांसद ने तर्क दिया कि जीवन के अधिकार का बहाना देते हुए धार्मिक स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता। उन्होंने कोर्ट से दिल्ली सरकार को स्वीकृत पटाखों की बिक्री, खरीद और उपयोग के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी करने का आदेश देने की मांग की है। ये प्रार्थना करते हुए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन करने वाले निर्देश को अल्ट्रा वायर्स घोषित किया जाए। याचिका में दिल्ली सरकार के साथ साथ डीपीसीसी को उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से रोकने के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई। आक्षेपित निर्देश को मनमाना बताते हुए और ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग पर अंतिम समय पर प्रतिबंध लगाते हुए दलील दी गई कि डीपीसीसी की कार्रवाई न केवल याचिकाकर्ताओं की आजीविका, याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण या एनजीटी के 1 दिसंबर 2020 के आदेश में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध की परिकल्पना नहीं की गई, क्योंकि ये उस समय कोविड-19 स्थिति के संदर्भ में पारित किया गया था। पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति या डीपीसीसी के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई है। डीपीसीसी ने 14 सितंबर को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 1 जनवरी 2023 तक सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी सहित और सभी प्रकार के पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। केरल हाईकोर्ट ने सत्र अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार और पीड़िता की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए लेखक और सोशल एक्टिविस्ट सिविक चंद्रन की यौन उत्पीड़न के एक मामले में अग्रिम जमानत रद्द कर दी। जस्टिस ए बदरुद्दीन ने आदेश पारित किया। केरल राज्य सरकार और वास्तविक शिकायतकर्ता ने सिविक चंद्रन को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। केरल राज्य सरकार और वास्तविक शिकायतकर्ता का कहना है कि यह आदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के खिलाफ अत्याचार की रोकथाम के लिए बनाए गए विशेष कानून की भावना के खिलाफ है। जांच के दौरान आरोपी ने अग्रिम जमानत मांगी थी और अभियोजन पक्ष और पीड़िता की आपत्ति के बावजूद निचली अदालत ने अग्रिम जमानत मंजूर कर ली थी। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि फरवरी 2022 में एक दलित लेखिका ने नंदी में अपनी पुस्तक के प्रकाशन के संबंध में एक समारोह का आयोजन किया था। समारोह के बाद आरोपी ने लेखिका पर यौन हमला किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पीड़िता के साथ अभद्र व्यवहार इसलिए किया क्योंकि वो अनुसूचित जाति से संबंधित थी। जब मामला पहले उच्च न्यायालय द्वारा उठाया गया था तो राज्य द्वारा यह माना गया था कि सत्र न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत आवेदन पर विचार करने में गलती की। इसके अलावा यह प्रस्तुत किया गया था कि सत्र न्यायालय ने आदेश में यह कहते हुए गंभीरता से गलती की कि अभियुक्त के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। उसी सत्र न्यायालय ने एक अन्य यौन उत्पीड़न मामले में
लेखक कार्यकर्ता को अग्रिम जमानत भी दी थी। कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत देने को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़िता के उत्तेजक कपड़े के संबंध में आक्षेपित आदेश में टिप्पणी को कायम नहीं रखा जा सकता और इस तरह इसे हटा दिया गया। केरल हाईकोर्ट ने राज्य में अवैध बोर्ड और बैनर लगाने के मुद्दे से निपटने के लिए प्रत्येक स्थानीय स्व सरकारी संस्थान के स्तर पर समितियों के गठन का आदेश दिया। जस्टिस देवन रामचंद्रन ने स्थानीय स्व विभाग के सचिव को वर्तमान आदेश जारी करने का निर्देश देते हुए आदेश दिया कि प्राथमिक समितियों में निम्नलिखित चीजें शामिल हों: स्थानीय स्वशासन संस्था के सचिव, संबंधित थाने के थाना प्रभारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के सक्षम इंजीनियर्स। एलएसजीआई स्तरीय समितियों को कम से कम हर 2 सप्ताह में उनके अधीन क्षेत्र का सर्वेक्षण करने और हर अवैध बोर्ड और बैनर को हटाने का कर्तव्य सौंपा गया। यह निर्देश देते हुए अवैध बोर्ड और बैनर इसे रखने वाले व्यक्ति को वापस कर दिए जाएं। अदालत ने कहा कि आवश्यक प्राथमिकी संस्थाओं के नाम पर नहीं बल्कि इसके पीछे के व्यक्तियों के नाम पर दर्ज की जाए। अदालत ने न्यायिक आदेशों का उल्लंघन करने वाले सड़कों पर लगे हर अवैध झंडे, बोर्ड और बैनर को हटाने का भी आदेश दिया। अदालत ने कहा कि समितियों के औपचारिक गठन की प्रतीक्षा किए बिना ऐसा किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि स्थानीय स्व सरकारी संस्थानों के सचिवों को अकेले जिम्मेदार बनाने की बजाय उन्हें पुलिस, राष्ट्रीय राजमार्ग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों वाले एक दस्ते द्वारा सहायता प्रदान की जानी चाहिए। पीठ ने आगे कहा कि चूंकि स्थानीय स्व सरकारी संस्थानों के सचिवों ने स्वीकार किया है कि वे बोर्ड लगाने वाली संस्थाओं से डरते हैं, खासकर जब वे राजनीतिक दल और ट्रेड यूनियन हैं, समितियों के गठन से अदालत को प्रस्तावित तंत्र के माध्यम से उन पर कुछ नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। अदालत ने समितियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई नया बोर्ड या झंडे नहीं लगाए जाएं और ऐसा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पकड़ा जाए और न्याय के दायरे में लाया जाए। प्रिंस हत्याकांड में आरोपी छात्र के जमानत पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। जमानत की मांग करते हुए आरोपी छात्र की तरफ से कहा गया कि सीबीआई जांच में अब तक ऐसा कोई सबूत हाथ नहीं लगा है जो आरोपी के खिलाफ हो। 17 अक्टूबर को किशोर न्याय बोर्ड ने हत्या के आरोपी पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाने की मंजूरी दी थी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने दूसरी बार भी अपने आदेश में आरोपी को बालिग मानकर केस चलाने के आदेश दिए थे। 2017 में गुरुग्राम के निजी स्कूल में 7 साल के मासूम प्रिंस की गला रेतकर हत्या की गई थी। उसका शव बाथरूम में मिला था। इस घटना के बारे में जानकर हर कोई दंग रह गया था क्योंकि आरोप 11वीं में पढ़ने वाले छात्र पर लगा था। कहा गया था कि मासूम प्रिंस की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई ताकि परीक्षा के बाद होने वाली पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग की जो मीटिंग है वो रद्द हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में आरोपी छात्र की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अध्यक्ष वाली बेंच ने मामले में सुनवाई की। आरोपी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने बेंच के सामने कहा कि वो किशोर न्याय अधिनियम के तहत जमानत का हकदार है, भले ही आरोपी पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाए। इस पर बेंच ने जांच एजेंसी को फटकार लगाई और कहा, जांच एजेंसी द्वारा हमारे सामने दाखिल किए गए दस्तावेज बिल्कुल भी पढ़ने योग्य नहीं है। कम से कम उन दस्तावेजों को फाइल करें जिसे आप स्वयं पढ़ सकते हैं। मनन ने बताया कि वो कैसे जमानत के हकदार हैं। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया और बताया कि कैसे जमानत दी जा सकती है। मनन का कहना था कि जेजे एक्ट की धारा 12 में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है यह मुकदमा अब तक खत्म हो जाना चाहिए। मनन ने कहा, यहां तक कि 2015 में अधिनियम में संशोधन के बाद पुनर्वास की धारा पर जोर दिया गया था। यह मामला सिर्फ झूठे आरोप का है और कुछ नहीं। बेंच ने साफ किया कि हम एक लिमिटेड पॉइंट पर हैं और मामले को रद्द करने पर नहीं। 2019 में भी यही आदेश पारित किया गया था। यह 2 बार हो चुका है। अब हमारे लिए इस पर नए सिरे से विचार करना मुश्किल होगा। इस पर बेंच ने कहा, फिलहाल हम इस बात पर कायम हैं कि भले ही उस पर जमानत के लिए वयस्क के तौर पर मुकदमा चलाया जाए। एएसजी ने कहा,
मुकदमे में देरी इसलिए हुई क्योंकि हमारे पास 129 गवाह हैं। एएसजी ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया है कि जमानत देने के लिए अपराधों की प्रकृति पर विचार करने की आवश्यकता है। बेंच ने कहा, यह एक बहुत ही गंभीर मसला है, जहां एक बच्चे की जान चली जाती है और माता पिता अपने बच्चे को खो देते हैं, और दूसरी तरफ एक युवा लड़के ने मुकदमा शुरू नहीं होने पर भी 5 साल हिरासत में बिताए। सीबीआई के वकील ने कहा कि इस मामले को 3 जजों के पास वापस भेजा जाए, क्योंकि इससे पहले 3 जजों ने आदेश पारित किया था। निर्णय एक दूसरे के विपरीत है। अब तक 12 की प्रयोज्यता पहले से ही मानी जाती है। तो कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.